तो हम अब बात कर रहे हैं स्टेलाइट्स की। स्टेलाइट अनेक नॉन फेरस एलॉयज का, जिनमें कोबाल्ट की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, को कटिंग टूल के रूप में प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया। इन टूल्स को कास्ट कोबाल्ट बेस एलॉय टूल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कोबाल्ट का अमाउंट है, कोबाल्ट की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इन टूल्स को हीट ट्रीटेड नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि इन टूल्स को हीट ट्रीटमेंट इनका नहीं किया जा सकता। ये लगभग 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम कास्ट कोबाल्ट बेस्ड एलॉय टूल्स भी कहते हैं। इसमें लगभग 40% to 50% कोबाल्ट, 27 to 32% क्रोमियम, 14 से 29.5% टंगस्टन एंड 2 to 4% कार्बन होता है। देखिएगा, इसमें 40 से 50% तक आपका कोबाल्ट है, 27 से 32% आपका क्रोमियम है, 14 से 29.9%, 29.5% टंगस्टन और 2 से 4% कार्बन होता है, ठीक है। जबकि यह रूम टेम्परेचर पर कास्ट एलॉय, ठीक है, टूल स्टील की भांति कठोर नहीं होते, परंतु हाई टेम्परेचर्स पर ये अपनी कठोरता यानी हार्डनेस को बरकरार रखते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में कास्ट एलॉय टूल्स हाई स्पीड स्टील टूल्स से बेटर सर्विस लाइफ देते हैं, परंतु इनकी फ्रेजाइल नेचर यानी टूटने की गुण के कारण, ये जो इनका नेचर है वो फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जैसे कांच है, हमारा कांच जो है वो फ्रेजाइल एलिमेंट है, लोड लगने पर ये आसानी से टूट जाता है, यानी कि ब्रिटल नेचर का होता है। तो फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल नेचर होने के कारण अधिक ही उपयोगी नहीं हो पाते हैं। सभी प्रकार के कास्ट मटेरियल के समान ये एलॉय भी, जिन भी मटेरियल की कास्टिंग की जाती है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वो टेंसाइल नेचर या टेंसाइन जब भी उस पर बल लगेगा वो कमजोर होते हैं, जबकि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यही कारण है कि शॉक लगने, झटका लगने पर या उचित प्रकार से सपोर्ट न होने पर इनके टूटने का खतरा होता है। तो हमारा स्टेलाइट एलॉय जो है, सबसे फिर से हम इसको देखते हैं। स्टेलाइट जो हमारा एलॉय है ये बेसिकली कोबाल्ट बेस्ड कास्ट एलॉय है, और कास्टिंग से बने होने के कारण इसमें इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है, जबकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस पदार्थ का ये होता है कि इसका हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ये लगभग 1260 डिग्री तापमान पर कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसका जो अमाउंट है 40 से 50% इसमें कोबाल्ट, 27 to 32% क्रोमियम, 14 to 29.5% टंगस्टन एंड 2 to 4% कार्बन होते हैं। रूम टेम्परेचर पर कास्ट एलॉय टूल स्टील की भांति अधिक कठोर नहीं होते, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर अपनी कठोरता को बरकरार रखते हैं। कास्ट एलॉय का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार गुणांक स्टील के समान ही होता है। यही कारण है कि इनको ब्रेजिंग तथा वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है, और थर्मल स्ट्रेस की समस्या भी नहीं होती। ब्रेजिंग तथा वेल्डिंग से जोड़ना इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इनका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, अल्फा है, वो स्टील के बराबर होता है, तथा इसमें तापीय प्रतिबल, वो प्रतिबल जो टेम्परेचर जनरेट होने के कारण उत्पन्न होते हैं, उसकी भी समस्या नहीं आती है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर स्टेलाइट हाई स्पीड स्टील से अधिक कठोर होता है। स्टेलाइट अपनी कठोरता तथा कटिंग एज 750 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर भी बरकरार रखता है। यही कारण है कि स्टेलाइट टूल हार्ड मटेरियल्स के रैपिड मशीनिंग के लिए एक आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। ये फॉर्म टूल्स के निर्माण में भी प्रयोग किए जाते हैं।
कटिंग टूल बनाने के लिए स्टेलाइट गोल अथवा वर्गाकार अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन काट वाली छड़ों के रूप में उपलब्ध होता है। यह कठोर इस्पात मिलिंग कटरों की बॉडी में इंसर्ट के रूप में भी जोड़ने के लिए उपलब्ध होता है। मतलब इसको आप इंसर्ट के रूप में भी बना सकते हो। यह रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रूप में अवेलेबल रहता है, जिसे आप अपने जो भी रिक्वायर्ड टूल का साइज शेप है उसके हिसाब से उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे। ये तो हमारा स्टेलाइट के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में जो कंपैरिजन किया गया है सिरेमिक ऑक्साइड, सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है, स्टेलाइट, हाई स्पीड स्टील और कार्बन टूल स्टील की जो है डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको कठोरता, जो डायमंड पिरामिड है और तापमान के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। तो इस ग्राफ में आपका वाई एक्सिस पे यहाँ पे हार्डनेस को रखा गया है, जो कि 0 से लेके 1500 के बीच में है, जबकि आपका एक्स एक्सिस यानी इस एक्सिस पे हमारा एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर को दिखाया गया है। यहाँ पे ये आपका टेम्परेचर है और ये हार्डनेस है एच। ओरिजिन से ऊपर की ओर बढ़ने पे हार्डनेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओरिजिन से दाहिनी ओर बढ़ने पर तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसमें जो कंपैरिजन है वो सिरेमिक ऑक्साइड, सीमेंटेड कार्बाइड, स्टेलाइट, हाई स्पीड स्टील और कार्बन टूल स्टील के बीच में किया गया है। अगर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर सबसे कम जो हार्डनेस है वो स्टेलाइट की है, उसके बाद हाई स्पीड स्टील की है और उसके बाद कार्बन टूल स्टील की है, फिर सीमेंटेड कार्बाइड की है और सबसे ज्यादा हार्डनेस सिरेमिक ऑक्साइड की है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है सबसे तेज जो डिक्लाइन दिखने को मिलता है वो मिलता है कार्बन टूल स्टील में। कार्बन टूल स्टील जो है 250 डिग्री के आसपास हाई स्पीड स्टील से और 200 डिग्री के आसपास 200 डिग्री के आसपास आपका हाई स्पीड स्टील से और 250 डिग्री के थोड़ा आसपास ही कार्बन टूल स्टील से अपनी हार्डनेस को कम रख पाता है। यानी अगर 250 डिग्री के आसपास तापमान जनरेट हो गया तो कार्बन टूल स्टील की जो हार्डनेस है वो एज कंपेयर टू हाई स्पीड स्टील और स्टेलाइट टूल्स की तुलना में कम होती है और इसकी हार्डनेस 550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है 550 से 600 के बीच में बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। यानी वो उस समय पे उस तापमान पे कार्बन टूल स्टील इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता है। अगर हम कंपेयर करें हाई स्पीड स्टील और स्टेलाइट टूल की तो 500 डिग्री के आसपास जो हमारा स्टेलाइट टूल है इसकी हार्डनेस जो है हाई स्पीड टूल के हार्डनेस से अच्छी तरह परफॉर्म करती है। यानी जो आपके स्टेलाइट टूल में हार्डनेस आ रहा है वो हाई स्पीड स्टील के हार्डनेस से अधिक हो जाता है। अगर हम सीमेंटेड कार्बाइड की बात करें तो सीमेंटेड कार्बाइड की हार्डनेस हर टेम्परेचर पर स्टेलाइट हो या हाई स्पीड स्टील हो या कार्बन स्टील हो इनकी तुलना में बेहतर बनी रहती है। और सिरेमिक ऑक्साइड जो हमारे हैं इनकी हार्डनेस हर स्थिति में हर परिस्थिति में आपका सीमेंटेड कार्बाइड टूल से अधिक रहती है। तो अगर हम हार्डनेस की बात करें तो सिरेमिक या ऑक्साइड जो टूल्स हैं उनकी हार्डनेस सबसे अधिक, फिर सीमेंटेड कार्बाइड की, फिर जो हमारा ऑपरेटिंग रेंज है उसकी स्टेलाइट की अधिक रहती है, फिर हाई स्पीड स्टील की और सबसे कम जो हमारा हाई कार्बन स्टील की होती है। ये जो हमारा नॉर्मली वर्किंग टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उस पर थोड़े से बढ़े हुए तापमान पर 200 डिग्री के ऊपर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब हो रहा है। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के टूल्स थे
उनका हमने कंपैरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जनरेटेड बिटवीन देम। ठीक है, ये तुलना हमारा अध्ययन था सिरेमिक ऑक्साइड, सीमेंटेड कार्बाइड, स्टेलाइट, हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एक पॉइंट जो यहाँ आ रहा है और दूसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ आ रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, इन तीनों पॉइंट्स में देखना है जो हमारा पहला पॉइंट है जहाँ पे आपका कार्बन टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील, कार्बन टूल स्टील नीचे हो जा रहा है और हाई स्पीड स्टील ग्राफ ऊपर हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट है जहाँ पे कार्बन टूल स्टील आपका स्टेलाइट टूल को कट कर रहा है और तीसरा पॉइंट है जहाँ पे हाई स्पीड स्टील जो है स्टेलाइट टूल से कम हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो ये कुल 3 पॉइंट्स हैं जहाँ की जिसकी स्टडी हम देख के बता सकते हैं कि किन किन पॉइंट्स को किस किस टेम्परेचर के सराउंडिंग में अप्रॉक्स, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू बता सकते हैं कि हाँ अप्रॉक्स स्केल लेके मेजर करके इतने तापमान पर इसकी हार्डनेस इस ग्राफ से अधिक हो रही है। ठीक है, तो ये तो रही हमारी टूल्स के कंपैरिजन की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ये टूल्स है डिफरेंट। अब देखिए कॉमर्शियली अवेलेबल जो टूल्स का उनकी स्टडी हम कर रहे हैं, तो कटिंग के लिए जो प्रमुख जो उपयोग होने वाले टूल्स हैं वो एब्रेसिव स्ट्रा है, कुल्हाड़ी है, ब्लेड है, बैंड सॉ है, बोल्ट कटर, ब्रोच, सिरेमिक टाइल कटर और चेन सॉ, ये सब हमारे कॉमर्शियली अवेलेबल टूल कटिंग टूल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले कटिंग टूल क्या है। कटिंग टूल या टूल है जो एक वर्कपीस से कुछ पदार्थ या मटेरियल को शियर डिफॉर्मेशन के माध्यम से काट के अलग करता है। कटिंग टूल के लिए दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाते हैं, पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और दूसरा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टर्निंग, शेपिंग, प्लेनिंग तथा इसी प्रकार की अन्य प्रोसेस के लिए उपयोग किए जाते हैं तथा सिंगल कटिंग एज के माध्यम से पदार्थ को ये हटाते हैं। मिलिंग तथा ड्रिलिंग टूल्स की जो बॉडी पर दांते या कोर्स बने होते हैं वो बेसिकली आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं या बहुबिंदु कर्तन औजार कहलाते हैं। ग्राइंडिंग टूल भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसमें आप घर्षक का प्रत्येक कण, ठीक है, जो आप घर्षक है आपका एब्रेसिव पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स हैं एक सूक्ष्म एकल बिंदु कटिंग कोर की भांति कार्य करते हैं तथा बहुत छोटे टाइनी चिप्स काटते हैं। कटिंग टूल का मटेरियल काटे जाने वाले पदार्थ से कठोर होना चाहिए। सबसे जरूरी जो बात है कि कटिंग टूल का जो मटेरियल हो वो काटे जाने वाले पदार्थ से कठोर होना चाहिए तथा कटिंग एक्शन में उत्पन्न बलों तथा उष्मा को सहने योग्य होना चाहिए। अगर कटिंग टूल का जो मटेरियल है या वो कटिंग में उत्पन्न बलों को नहीं सह पाएगा तो वहां पे फ्रैक्चर या टूट फूट हो जाएगी, उसका एज टूट जाएगा, टूल टूट सकता है, टूल कमजोर पड़ सकता है। इसी प्रकार से यदि उसमें जो तापमान उत्पन्न हो रहा है उस तापमान को अगर हमारा कटिंग टूल उसको डिस्पर्स नहीं कर पा रहा, यानी वातावरण में अब हीट को लूज नहीं कर पा रहा है, तो हीट उसके अंदर लगातार जनरेट होती जाएगी जिससे वो गर्म होता जाएगा, उसके बीच का तापमान बढ़ता जाएगा, उसके मटेरियल का तापमान बढ़ने से उसके कटिंग एज जो है कमजोर पड़ जाएंगे क्योंकि तापमान लगातार बढ़ने से उसमें समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए जो कटिंग प्रोसेस में उत्पन्न होने वाले फोर्स तथा हीट दोनों को वो सहने योग्य होना चाहिए तथा टूल की एक सर्टेन ज्योमेट्री होनी चाहिए जिससे केवल कटिंग कोर पर ही वो वर्कपीस के संपर्क में आए, शेष भाग वर्कपीस से पृष्ठ से टकराना नहीं चाहिए। कटिंग फेस का कोण, फ्लूइड की चौड़ाई, ठीक है, दांतों की संख्या तथा मार्जिन आदि भी महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग अपघर्षी सॉ यानी एब्रेसिव सॉ की बात करते हैं। इसे कट ऑफ या चॉप आरी भी कहते हैं। इसमें एक सर्कुलर एब्रेसिव डिस्क लगी होती है जिसको आप इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलाते हैं। इसे घूमते हुए रबिंग क्रिया द्वारा मेटल को अलग करती है, काटने का काम करती है। ठीक है,
इसके प्रयोग से लोहे या स्टील के पाइपों, सरियों, टाइल्स आदि को काटने में किया जाता है। एब्रेसिव सॉ में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जिसके एक सिरे पर एक सर्कुलर एब्रेसिव डिस्क लगी होती है। इसमें इस मोटर को बटन के द्वारा ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर अपने वर्कशॉप में लोहे या स्टील की पाइप्स, सरिया, रॉड इत्यादि को काटने में करते हैं हम लोग। इसमें एक वाइस लगी होती है जिसमें वर्कपीस या जॉब को आप टाइट कर देते हैं और उसको टाइट करने के बाद इसको प्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट में, और मोटर को ऑन करने पे जब उसको घूमता है तो उसके एंड पे लगा हुआ जो हमारा एब्रेसिव व्हील है वो भी रोटेट करता है। उसको रोटेट करने से जब एक रबिंग एक्शन होता है तो वहां पे कटिंग होता है। अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एक्स, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्रयोग बड़े बड़े पेड़ों आदि को काटने में किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक लोहे का फलक तथा उसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है जो कि प्रहार करके पेड़ों को काटने में काम आता है। अब ब्लेड की बात करते हैं। ब्लेड जो हमारा होता है वो HSS का बना होता है। एस का मतलब यह है हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जिससे कि हम एक मेटल के फ्रेम में लगा देते हैं तथा इसे पश्चाग्र गति करके धातु को यह काटता है। ब्लेड के जो कोर है, ब्लेड पर इस पे दांत कटे होते हैं। इसको मशीनों या हाथों द्वारा भी चलाया जा सकता है। अगला हमारा बैंड सॉ है। बैंड सॉ मशीन लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें दो बड़े पहिए होते हैं जो कि पावर ड्रिवन होते हैं। इसको शक्ति से संचालित करते हैं, ये घूमते हैं। इन पहियों पर एक बेल्ट की आकृति का हाई स्पीड स्टील का धातु का ब्लेड लगा होता है। मशीन की ऑफ की स्थिति में लीवर द्वारा पहियों को पास लाकर ब्लेड को एक छल्ले की भांति चढ़ा देते हैं तथा लीवर को पुनः अपनी पूर्व स्थिति में जाकर ब्लेड को कस देते हैं। लगातार गति करते हुए ब्लेड के अपोजिट लट्ठों को फीड दिया जाता है, यानी जिस तरीके से ब्लेड चलता है उसके अपोजिट हम लट्ठों को फीड देते हैं, जिससे कि ब्लेड जो है लकड़ी के लट्ठों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। छोटी आकार की बैंड सा का प्रयोग धातु, प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रियों को काटने में भी किया जाता है। अगला हमारा है बोल्ट कटर। बोल्ट कटर का प्रयोग प्रायः लोहे के तारों बोल्ट कटर का प्रयोग प्रायः लोहे के तारों, जाल या बोल्ट आदि काटने में होता है। ये प्रायः 12, 14, 16, 18, 20, 30, 36 तथा 42 इंच के साइजेस में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका बोल्ट कटर है ये आज भी इंच साइज में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आज भी जो है इंच साइज में चलती हैं। अधिकतर चीजों को हमने mm में बदल दिया है, mm में इस्तेमाल करते हैं। बस कुछ जगहों पे अभी भी जो डायमेंशन चल रहा है वो पुराना ढर्रा ही चल रहा है। वहां पे कभी कभी हमें इंच में, सूत में ये सारी चीजें आती हैं। ये सारा कुछ इसलिए इंच में या सूत में आता है क्योंकि जो पुराने हमारे मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, वर्कशॉप में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी में वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्होंने केवल और केवल इंच पढ़ा है, और जो भी उनके टाइम के गेजेस हैं वो इन सारे के सारे गेजेस इंच में हैं। तो इसीलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी भी ये इंच साइज वाले गेज या इंस्ट्रूमेंट्स आज भी मार्केट में अवेलेबल हैं ताकि वो लोग काम कर सकें। एक बार धीरे धीरे जो कंपनियां इंचेस में बनाती थी वो आज में भी बनाती हैं, लेकिन जो पुराने वर्कर्स हैं, पुराने ऑपरेटर्स हैं, पुराने सुपरवाइजर्स हैं, जो अभी इंच को ही सब कुछ मान के चलते हैं, वो अपने आप को ना ही चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें इंच में भी बनाना पड़ता है। इंच के टूल्स की भी डिमांड है थोड़ी बहुत, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो को ही प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि एक छोटा यूनिट है और उससे मेजरमेंट और काफी आसान हो जाता है। अगला हमारा ब्रोच है। ब्रोच क्या होता है? ब्रोचिंग एक धातु का पृथक्करण संक्रिया है। इसमें एक दांतेदार औजार, जिसे ब्रोच कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ब्रोच में लगातार बढ़ती हुई क्रम संख्या में कटिंग कोर्स होते हैं तथा प्रत्येक कोर द्वारा धातु की निश्चित मात्रा अलग की जाती है।
यह क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। पहला है लीनियर तथा दूसरा है सर्कुलर। लीनियर ब्रोचन में ब्रोच को वर्कपीस की सतह के विरुद्ध खींचकर पुल अथवा ढकेल कर पुश करके कटिंग किया जाता है, जबकि रोटरी ब्रोचिंग में ब्रोच को घुमाया जाता है तथा एक अक्षीय आकृति को काटने के लिए वर्कपीस के विरुद्ध प्रेस किया जाता है। एक रोटरी ब्रोच का प्रयोग लेथ मशीन पर किया जाता है। आमतौर पर ब्रोच एक ही बार में वर्कपीस को काटने की क्षमता रखते हैं। अगला जो हमारा टूल है वो है सिरेमिक टाइल कटर। सिरेमिक टाइल्स कटर का उपयोग टाइलों को काटने तथा वांछित आकार का प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, ये मूल हस्त कटरों या बेसिक मैनुअल कटर से लेकर इलेक्ट्रिक पावर ड्रिवन कटरों तक के कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हस्त टाइल कटर्स, वेट या विद्युत टाइल कटर, टाइल ग्राइंडर, रेडियल कटर, टाइल निपर आदि। अब हम बात करेंगे चेन सॉ की। चेन सा जो कि बहुत ही कॉमन एक टूल है, और चेन आरी एक पोर्टेबल प्रकार का आरी है जिसमें एक घूमती हुई आरी पर दांते लगे होते हैं। यह प्रमुखतः कटाई के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है और ये अनेक प्रकार की होती है, जैसे पेट्रोल चेन आरी, विद्युत चेन आरी, गैस चेन आरी। यानी जिस प्रकार से जिस मैकेनिज्म से इसको पावर मिलती है उसको उसी हिसाब से इसका नाम भी रख दिया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार की चेन आरियों का प्रयोग विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के समय सीमेंट कंक्रीट की कटाई के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इन आरियों का प्रयोग बर्फ को काटने के लिए भी किया जाता है। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जैसा कि नाम से आपको पता है, इसमें कटिंग के लिए एक सिंगल पॉइंट होता है और जिस पॉइंट को की हेल्प से हम कटिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट को कटिंग कोर का थोड़ा सा भाग एंड कटिंग एज पर तथा शेष भाग साइड कटिंग एज पर बना होता है। इसके नोच पर स्मॉल रेडियस की गोलाई बनी होती है। नोच की गोलाई बनने से कटिंग टूल की स्ट्रेंथ में वृद्धि हो जाती है तथा इसके साथ साथ इस पर प्रभावी प्रतिबल, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। यह नोज भी शार्प पॉइंट वाली नहीं होती है। अगर आपने शार्प पॉइंट की नोज बना दी तो वो जो नोज है वो बहुत जल्दी घिस जाएगी, वियर टियर होगा, जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो इन बातों को ध्यान में हमेशा रखा जाता है। ठीक है, यह जो हमारा कटिंग टूल के शंख के अनुप्रस्थ काट सामान्यतः वर्गाकार होती है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे आयताकार या सर्कुलर भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे शंख को हम टूल होल्डर में होल्ड करने के लिए टूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग सारे उद्योगों में बहुतायत से होता है। ये बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए इनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सॉलिड फॉर्म टूल और दूसरा है टिप्ड टूल्स। सॉलिड फॉर्म टूल्स का मतलब ये होता है कि वो टूल जो पूरे एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और दूसरे टिप्ड टूल का मतलब उन टूल्स से है जिनका हम टिप यूज करते हैं, जैसे कार्बाइड टूल्स। तो टिप्ड टूल में शंख के ऊपर एक कठोर पदार्थ की टिप ब्रेजिंग के द्वारा या आंशिक मैकेनिकली जोड़ दिया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नॉमिनल साइज शंख की चौड़ाई तथा ऊंचाई टूल की लंबाई से आदि से व्यक्त किया जाता है। जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। इसके मेन पार्ट्स शंख, फेस, नोज, फ्लैंक, बेस, हील आदि हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो शंख होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा शंख होता है। शंख जो टूल की बॉडी है उसको शंख कहते हैं। इस पार्ट को टूल होल्डर्स में पकड़ा जाता है
तथा इसी के साथ शंख के अग्रभाग पर कटिंग कोर निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, फेस की बात करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में शंख तथा कटिंग पॉइंट के मध्य टूल की ऊपरी सतह टॉप सरफेस को फेस कहते हैं। यह टूल का वह सरफेस है जिसपे मेटल चिप्स को ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है। नोज, यह कटिंग टूल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है तथा इसको गोलाई में बनाया जाता है। फ्लैंक, यह टूल का एंड सरफेस होता है। यदि टूल होल्डर में टूल को क्षैतिज अवस्था में पकड़ा जाए तो वह कटिंग एज से एडजेसेंट तथा उसके ठीक नीचे होता है। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस को हम मतलब जो टूल के शंख को सहारने वाला, सपोर्ट करने वाले भाग को बेस कहते हैं। टूल का यही भाग टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। हील, यह टूल की तली का वह सक्रिय वक्रित भाग है जहां टूल का आधार तथा फ्लैंक परस्पर मिलते हैं। देखिए, ये डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये 3 डायमेंशनल व्यू है। यहाँ पे देखिए, ये आपका टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तीनों व्यूज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए सब लोग। थोड़ा सा रुक जाता हूँ, इसको देखिए ध्यान से, इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। टॉप व्यू में देखिए, साइड कटिंग एज, नोज, एंड कटिंग एज एंगल, शंख, और यहाँ पे साइड कटिंग एज एंगल दिख रहे हैं। तो इसमें फिर आपका साइड व्यू में देखिए, साइड व्यू में एंड रिलीफ एंगल, बैक रैक एंगल आदि जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं आपका फ्रंट व्यू में आपको साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके सारे टूल्स हो गए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ज्योमेट्री हो गया। अब हम लोग डिफरेंट एंगल्स के प्रभाव की बात करेंगे, उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा हमारे टूल्स के ऊपर, उसकी बात करेंगे। तो हमने ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री देख ली, और अगले लेक्चर में हम डिफरेंट जो कटिंग टूल्स के एंगल्स हैं उसको बात करेंगे, उस पर कैसे वो क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या चीजें हो रही है उसमें। इन चीजों को हमें देखना है और सीखना है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फिगर की जहां तक बात की जा रही है, आप इसको 3 डायमेंशन में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस टूल को आप ऐसे अलग अलग व्यूज के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पहला व्यू है आपका, ये जो है ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो टॉप, साइड और फ्रंट, ये 3 व्यूज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारे व्यूज भी आप एक साथ बना के इसको इजीली दिखा सकते हैं, जिससे कि आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आसानी से बन जाएगा। इस चीज को आपको याद करना ही पड़ेगा, और एग्जाम में ये व्यूज जो हैं आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नॉर्मल एक व्यू बना के क्लीन स्केच के द्वारा उसको दिखाइए, उसमें कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व हैं और उनकी क्या पहचान है। तो आपको ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपको उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई कौन कौन से एंगल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके पीछे क्या क्या ज्योमेट्री चीजें उपलब्ध हैं।
ठीक है फिर।